हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए जो कि 7 और 8 फरवरी की है। आज पढ़ेंगे गणित शिक्षण शास्त्र, मैथ्स पेडागोगी। तो कुछ प्रश्न हैं। छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि है खेल मनोरंजन विधि। रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है विश्लेषण विधि। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन विधि। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। इंडक्शन मेथड, जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उदाहरण से लेते हैं और उदाहरण के बाद हम जाते हैं नियम पर। उदाहरण से किसकी तरफ जाते हैं, नियम की तरफ जाते हैं। स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि क्या है, अनुसंधान विधि। मानसिक सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, खेल विधि। अगर हमें मानसिक एवं शारीरिक विकास करना है तो उसके लिए खेल विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। गणित में भी खेल विधि से कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, विश्लेषण विधि। तो ज्यामिति की कोई समस्या है तो सबसे पहले हमें उसको विश्लेषण करना है कि दिया हुआ चित्र या दी हुई आकृति क्या है, फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं और सूत्र वगैरह लगाते हैं। सबसे खर्चीली विधि गणित शिक्षण में कौन सी है, प्रोजेक्ट विधि। कौन सी है, प्रोजेक्ट विधि। बीज गणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, समीकरण विधि। सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, खेल विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है, विश्लेषण विधि। गणित शिक्षण की मुख्य पद्धति है, तो गणित शिक्षण की मुख्य पद्धति आगमन एवं निगमन विधि है। बच्चों में गणितीय सोच विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है रटने पर जोर देना, समस्या आधारित अधिगम। तो समस्या आधारित अधिगम कराना बच्चों की गणितीय सोच को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। समस्या दें और उसके बाद उनको सॉल्व करने की कहें और उस तरह से अधिगम हुआ तो वह बच्चे की गणितीय सोच को विकसित करेगा। दशमलव पद्धति को और क्या कहा जाता है, तो दशमलव पद्धति को स्थानिक पद्धति कहा जाता है। एबेकस मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है, तो एबेकस प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है जो स्थानीय मान की समझ प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना। क्या करना, रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना। एबेकस किस कौशल को बेहतर बनाता है, तो एबेकस मानसिक गणना और एकाग्रता को बेहतर बनाता है। गणित शिक्षण में खेलों का उपयोग किया जाता है अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। बच्चों में स्थानिक समझ विकसित करने के लिए उपयुक्त विधि है कागज की मुड़ी हुई आकृति बनाना। बेन हेले सिद्धांत किससे संबंधित है, तो बेन हेले सिद्धांत ज्यामिति में बौद्धिक विकास से संबंधित है। ज्यामितीय रचनाओं को किस तरह से हमें याद रखना होता है, ये बेन हेले सिद्धांत बताता है जो 5 चरणों में है। शिक्षक द्वारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों की सीख में सहायता करना। छात्रों की सीख में छात्र ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्टों को जान सकें, शिक्षक मूल्यांकन का यही उद्देश्य होना चाहिए। बेनेली सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस स्तर पर आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर समझते हैं, तो दृश्य रूप स्तर पर, विजुलाइजेशन स्टेज पर। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। यह कथन है लॉक का। किसका है, लॉक का। मार्शल के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए मूर्त और अमूर्त के बारे में जान लें। मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट या मोटी चीज़ें, जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह से हम किसी चीज़ को जोड़ना सीखते हैं, जैसे 3 कंकड़ और 2 कंकड़ हमारे पास हो गए 5 कंकड़। लेकिन अमूर्त का मतलब होता है चिन्हों में या संख्याओं में लिखना या सिंबल में लिखना, जैसे हमने लिखा 3 और 2, तो ये इस तरह से ये 5 होता है। तो सबसे पहले बच्चे को मूर्त अवधारणाएं सिखाई जाती हैं, उसके बाद उसे अमूर्त अवधारणाओं को बताया जाता है। तो गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है, इसलिए ये थोड़ा कठिन लगता है। गणित में त्रुटि विश्लेषण का उपयोग किया जाता है बच्चों की गलतियों को समझने और सुधारने के लिए। क्यों किया जाता है, बच्चों की गलतियों को समझने और सुधारने के लिए। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिवर्तन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। गणितीय अवधारणाओं को बच्चों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं। अगर हम गणितीय अवधारणाओं को प्रयोग के द्वारा
तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। बेन हेले मॉडल के किस स्तर पर विद्यार्थी ज्यामिति प्रेमियों के बीच संबंध समझने लगता है? तो ये अनौपचारिक विचार स्तर है। अनौपचारिक विचार स्तर है, इनफॉर्मल स्टेज में। गणित में संचार मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? सोच को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना गणित में संचार का अर्थ है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावशाली साधन है? तो जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को शिक्षित करने बताने का एक प्रभावशाली उपकरण या साधन है। गणित के मूलभूत कौशल बेसिक स्किल कौन कौन से हैं? तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये गणित के 4 बेसिक स्किल हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये। ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? संज्ञानात्मक, मनोचालक, भावात्मक, आनुवांशिक। तो आनुवांशिक पॉइंट इसमें नहीं है। तार्किक चिंतन बच्चों में किस माध्यम से विकसित किया जा सकता है? तो बच्चों में अगर लॉजिकल रीजनिंग का विकास करना है तो उसको समस्या समाधान गतिविधियों द्वारा विकसित किया जा सकता है। बेन हेले मॉडल के अनुसार छात्रों को शिक्षण देना चाहिए उनके वर्तमान स्तर के अनुसार, यानी बच्चे वर्तमान में क्या जानते हैं उसी के अनुसार उनको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। बेन हेले ज्यामितीय सोच के 5 स्तर हैं। नंबर 1 दृश्यीकरण विजुअलाइजेशन, नंबर 2 विश्लेषण एनालिसिस, तीसरा है अमूर्त एब्स्ट्रैक्शन, चौथा है औपचारिक निगमन, पांचवा है कठोरता या रिजिडिटी रिगुरस। अबेकस का उपयोग करने से बच्चों को कैसे लाभ होता है? उनकी गणना की गति एवं सटीकता बढ़ती है। एबेकस का प्रयोग गणना की गति एवं सटीकता बढ़ाता है। यदि कोई बच्चा बार बार एक ही गलती करता है तो शिक्षक को गलती का विश्लेषण करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर सही मान लेना नहीं चाहिए, गलती का विश्लेषण करना चाहिए और उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बेन हेले के अनुसार प्रत्येक स्तर पिछले स्तर पर आधारित होता है। तो बेन हेले का जो स्तर है, जैसे हमारे विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन के बाद उसका एनालिसिस आता है, विश्लेषण वाला, तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना एक अच्छे गणितज्ञ के लक्षण हैं। शिक्षा का उद्देश्य सोच को विकसित करना है, ना कि तथ्यों को रटना। यह विचार किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। इम्पोर्टेंट है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य सोच को विकसित करना है, ना कि तथ्यों को रटाना। बच्चों को समूह में कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। बच्चे आपस में अगर समूह ग्रुप बनाकर कार्य करेंगे तो उनके आदान प्रदानों का, उनके विचारों का आदान प्रदान होगा। अगर एक बच्चा नहीं जानता है तो वो दूसरे बच्चे से जान पाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, सही बात है। यह बच्चे की कल्पना का पोषण करता है, ये भी सही है। ये निर्णयात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, ये भी सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है, ऐसा नहीं है। अभिसारी नहीं, अपसारी होगा। डाइवर्जेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम का वातावरण निर्माण करने में मदद करती है। तो कक्षा में अधिगम का वातावरण निर्माण करने में मदद करती है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, TLM जिसे बोलते हैं। और स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। अगर विद्यार्थी स्वतः अधिगम कर रहे हैं तो वो भी उसमें मदद करती है। तो 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर के विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी मजबूत। यानी 2020 में जो NEP है उसमें बताया गया है कि जो ओलंपियाड परीक्षाएं गणित की, उनको मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। अधिक कम, लंबा चौड़ा, दूर समय, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर कंसेप्ट अवधारणाएं हैं। यानी नंबर सिखाने से पहले इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कौन मोटा है, कौन लंबा है, कौन दूर है, कौन पास है, ये अवधारणाएं हैं। तो ये प्री नंबर कंसेप्ट हैं। अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं गणित की जो प्रकृति है वो अमूर्त है। अभी हमने बताया था अमूर्त का अर्थ कि उसे सिंबलों में व्यक्त किया जाता है, इसलिए उसकी प्रकृति अमूर्त है और वह कठिन लगता है। किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो भास्कर फर्स्ट ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। कौन सा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्य की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो भिन्न डिस्क का उपयोग करेंगे। भिन्न डिस्क का मतलब होता है 1/4 बराबर 2/4 बराबर 3/6, जिसको इक्विवेलेंट भिन्न भी कहते हैं।
इस तरह की डिस्क बनाई जाती है, उससे हम आसानी से छांट सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तुलना करने का मतलब होता है छोटे बड़े को बताना। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है? विचारों का बहिर्वेशन यानी विचारों का फ्लो कराना है, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को लागू करना और पुनः जांचना। ये जॉर्ज पोल्या की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। पहला है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दूसरा है मेक अ प्लान, कैरी आउट द प्लान एंड लुक बैक एट द सॉल्यूशन। UMCL याद रखें, UMCL अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, M मेक अ प्लान, C कैरी आउट द प्लान एंड लुक बैक एट द सॉल्यूशन। कौन गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? अमूर्त प्रकृति सही है, गणित की प्रकृति अमूर्त है। श्रेणीबद्ध प्रकृति हेरिस्टिकल इन नेचर, ये भी सही है। तर्कसंगत लॉजिकल इन नेचर, ये भी सही है। मूर्त प्रकृति नहीं है, कंक्रीट नहीं है, गणित कंक्रीट नहीं है, गणित जो है एब्स्ट्रैक्ट है। NCF 2005 के अनुसार कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं? तो गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना, ये सही नहीं है। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना, ये भी सही नहीं है। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना, उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, ये सही है। तो गणितीकरण कब होता है? गणितीकरण ज़्यादा से ज़्यादा गणित पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हर क्रिया का गणितीकरण करना जरूरी है। ये डेविड व्हीलर का कथन है, जो कि परीक्षा में कई बार आ चुका है। सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। जैसा कि हमने बताया, इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इसे चिन्हों में व्यक्त किया जाता है और इसके विभिन्न तरह के फॉर्मूले हैं जिनमें विभिन्न चीज़ों के चिन्हों को व्यक्त किया जाता है। जैसे ये हमारे पास सिग्मा है, तो इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़, योग या सम, तो समीशन बोलते हैं इसको। तो इस तरह का अगर बच्चा नहीं जान पाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो इसको ये कठिन लगेगा। एल्गोरिथम्स बच्चों में नहीं विकसित कर सकते रटना। एल्गोरिथम बच्चों में रटना विकसित नहीं कर सकते। सूझ, तर्क और समझ ज्ञान ये विकसित करते हैं, रटने की कोई मतलब नहीं है। अमूर्तता विशिष्टीकरण व्यापीकरण किस विषय की समझ को बढ़ाने के लिए उपयोगी किया जाता है? तो ये गणित विषय है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है मूर्त एवं अमूर्त से। बीजगणित सूत्र का अधिगम है व्यापीकरण। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर से। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण कब प्रारंभ होता है? प्राथमिक स्तर से। छोटे बच्चों को गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। तो छोटे बच्चों को अगर गणितीय विचार हमें बताने हैं तो पहले ठोस वस्तुओं से शुरू करेंगे, उसके बाद चित्र आएंगे, उसके बाद संकेत आएंगे। तो ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमन विधि क्या है? इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर को हम मूर्त से अमूर्त की ओर कह सकते हैं। A/B बराबर C/D, A/B माइनस 2A बराबर C/D माइनस 2A। दोनों तरफ हमने 2A घटा दिया और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समाधान की यह विधि है, जिसे कहते हैं संश्लेषणात्मक विधि। क्या बोलते हैं? संश्लेषणात्मक विधि। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है बच्चों में गणित की क्षमता विकसित करना, बच्चों में गणित की क्षमता विकसित करना और गणितीय सोच को बढ़ावा देना। निम्न में से किसका विकास विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्य नहीं होना चाहिए? याद रखने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, वैज्ञानिक योग्यता, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन याद करने की क्षमता ये गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रोड लर्निंग इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। गणित की भाषा की मुख्य विशेषता है यथार्थता, प्रामाणिकता। ए व बी दोनों, यथार्थता, रिलेबिलिटी और प्रामाणिकता, ये दोनों गणित की मुख्य विशेषताएं हैं। कक्षा में गणित शिक्षण पद्धति किस शैली है? तो विषय वस्तु की प्रस्तुति। गणित शिक्षण की शैली विषय वस्तु की प्रस्तुति होनी चाहिए। गणितीय सोच को निम्न क्रम में विकसित किया जा सकता है: अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा। तो इसका उत्तर है PSLE। यानी सबसे पहले हमें पिक्चर दिखाना है, उसके बाद हमें उसको प्रतीक दिखाना है, उसके बाद फिर हमें उससे भाषा सिखानी है और फिर भाषा के बाद अनुभव। तो PSLE ये गणितीय सोच को विकसित करने का तरीका है।
शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में किसकी समझ पर अधिक बल दिया गया है? तो आधारभूत सिद्धांतों की समझ पर बल दिया गया है। गणित के शिक्षण में हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो आगमन विधि है ये। आगमन विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। गणितीय खेल और पहेलियाँ गणितीय शिक्षण की खेल विधि के उदाहरण हैं। तो गणितीय पहेलियाँ और गणितीय खेल किसके उदाहरण हैं? खेल विधि के उदाहरण। कौन सी एक गणित शिक्षण की विशेषता है? गणितीय उपकरणों के साथ प्रयोग करने की क्षमता, गणितीय कक्षा संचालित करने की क्षमता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी गणित की विशेषताएं हैं। संख्या संक्रियाओं को बताते समय पैटर्न स्वरूप को समझने पर जोर देना चाहिए। अगर हम संख्याओं को बता रहे हैं तो पैटर्नों पर ध्यान देना चाहिए। पैटर्न को कहते हैं स्वरूप। गणित की शिक्षा में कोलम बंद वक्रों के वर्ग और समरूपता को समझने के लिए उपयोगी हैं। बंद वक्रों के वर्ग और समरूपता को समझने के लिए उपयोगी हैं। कोलम को याद रखना है। बंद वक्रों के वक्र और समरूपता यानी हमें सिमिलरिटी को समझना है और बंद वक्रों के वर्ग को समझना है। अब यहाँ पर आगमनात्मक विधि क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमनात्मक विधि क्या चलती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, इंडक्शन मेथड और इसको बोलते हैं डिडक्शन मेथड। कौन सा कथन गलत है? गणितीय अवधारणाएं अमूर्त हैं, सही बात है। गणितीय अवधारणाएं अनुक्रमिक श्रृंखला में, ये भी सही बात है। गणितीय अवधारणाओं के बीच एक लंबा संबंध होता है, ये भी सही बात है। गणित हमें प्रकृति के बारे में बताता है, यह कथन गलत है। मूर्त से अमूर्त तक की प्रक्रिया किससे संबंधित है? समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि, खेल विधि, शैक्षणिक विधि, उपरोक्त सभी। तो मूर्त से अमूर्त तक की प्रक्रिया समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि, खेल विधि, शैक्षणिक विधि, इन सभी से संबंधित है। प्राथमिक गणित के किसी भी पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सी प्रकृति शामिल होनी चाहिए? मूर्त से अमूर्त हमें गणित को पढ़ाना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। त्रिभुज के क्षेत्रफल की अवधारणा कैसी है? तो ये मूर्त एवं अमूर्त दोनों है, कंक्रीट एवं एब्स्ट्रैक्ट है। यानी इसको हम दिखा सकते हैं बच्चे को कंक्रीट रूप में भी कि त्रिभुज बनाकर, और या किसी गट्टे पे त्रिभुज बना के गत्ते से उसको बता सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज होता है, उसके क्षेत्रफल वगैरह के बारे में। तो ये मूर्त भी है और इसको चित्र द्वारा भी बताया जा सकता है। कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त हैं? ज्यामिति, बीजगणितीय, संख्यात्मक, सभी समान रूप से अमूर्त। तो बीजगणित की जो धारणा है, जैसे कोई सवाल है कि राम की आयु श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद ये, तो इसको हम मूर्त रूप में दिखा नहीं सकते, इसको कंक्रीट रूप में नहीं दिखा सकते, ये अधिक अमूर्त है। ज्यामिति की संरचनाओं को मूर्त रूप में दिखाया सकता है, संख्याओं को भी दिखाया सकता है। ठीक है, कक्षा 1 के स्तर पर विद्यार्थियों के लिए कौन सी अवधारणा को समझाना बहुत कठिन है? विभिन्न संख्याओं के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना। यानी बच्चे पूछें कि एक के लिए ये एक ही क्यों प्रयोग किया गया, तो ये बहुत कठिन है, इसको किस तरह से समझाएं। 2 के लिए ये 2 अंक का ही प्रयोग क्यों किया गया, 5 के लिए 5 का ही प्रयोग क्यों किया, तो ये बहुत ही कठिन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समझाना। कौन सी अधिक सामान्य अवधारणा है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो पूर्णांक जो है सामान्य अवधारणा है। बच्चों की गलतियां अधिगम में सहायक हैं, ये विचार किसका है? ये जीन पियाजे का है। बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, जीन पियाजे का ये सिद्धांत है। 2 सम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, ये आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये सिद्ध करने के लिए हम अपने तर्क का प्रयोग करेंगे, आगमन विधि द्वारा हम सिद्ध करेंगे। ये गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सोपान क्रमिकता हायरार्की के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए। बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का क्रम है मूर्त, फिर चित्रात्मक और प्रतीक, CPS, कंक्रीट, पिक्टोरियल और सिंबॉलिक। अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता कैसे विकसित करेंगे? CPS से। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ये प्रमेय कहलाते हैं। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीकों को क्या कहा जाता है? आगमन तर्क, इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। सीखने का बैंकिंग मॉडल पाउलो फ्रेजर ने दिया था। पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड नामक किताब लिखी थी। इस मॉडल में छात्र तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत होते हैं, छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। इस विधि में खाली बर्तन की तरह कार्य करते हैं और रटने को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे बैंकिंग मॉडल में बैंक में पैसे डालते रहते हैं खाते में, इसी तरह से शिक्षक बच्चों के दिमाग में पैसे डालते रहता है
सूचनाएं डालता रहता है, फॉर्मूले डालता रहता है और बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कुछ मॉडल हैं यहाँ पर, उनके बताने वाले भी हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल बीएफ स्किनर ने दिया था, जिन्होंने शिक्षण मशीन डेवलप की थी 1950 में। बैंकिंग मॉडल पाउलो फेर का है। रचनावादी मॉडल जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की का है। सेल्फ लर्निंग मॉडल थार्नडाइक का है। सामाजिक अधिगम मॉडल है अल्बर्ट बंडूरा का। तो ये कुछ मॉडल हैं जो गणित से संबंधित हैं। गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? महावीराचार्य। गणित की पुस्तकें लेखक आर्यभट्टीय, दशगीतिका, आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी हैं। सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, गृह गणित और गोलाध्याय कर्ण कौतुल, वासना भाष्य भास्कराचार्य की हैं। गणित सार संग्रह महावीराचार्य की है, 9वीं शताब्दी के ये गणितज्ञ थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंड खादक ब्रह्मगुप्त की रचना है। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। उक्त कथन किसका है? मैकन तथा रॉबर्ट्स का। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। मैकन तथा रॉबर्ट्स का कथन है ये। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य उद्देश्य किसको है? आर्य फिशर को। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है और अमूर्त है। एक त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। अब देखिए, एक त्रिभुज बनाना है तो कब नहीं की जा सकती? 2 कोण और 1 भुजा दियो कर सकते हैं। केवल 3 भुजाएं दी हो कर सकते हैं। केवल तीनों कोण दिए हों और भुजा नहीं दी हो तो हम गणित को नहीं त्रिभुज को बना नहीं सकते। तो इसका सही उत्तर केवल 3 कोण होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2026 में जरूर आ सकता है। गणितीय प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? थॉमस एफ गिलफर्ड। समुदाय संशोधन का उपयोग करके किस विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है? तो बैंकिंग को। देखिए, समुदाय से रिलेटेड है, बैंकिंग लोगों से रिलेटेड होता है, तो इसका प्रयोग करके हम बैंकिंग को पढ़ा सकते हैं। एक नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट में किस पर जोर दिया जाता है? मूलभूत कारणों का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। ज्योमेट्री में सिद्ध करने की सबसे सामान्य विधि क्या है? निगनात्मक विधि। कौन गणितीय उत्सुकता के लिए जिम्मेदार नहीं है? विषय की प्रकृति, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, लिंग। तो लिंग इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है? शिक्षण की शिक्षण विधि, लिंग मुद्दा, कक्षा परिचालन, गणितीय उपकरणों का प्रयोग। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षण की प्रमुख समस्या है शिक्षक की शिक्षण विधि। गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रक्रिया याद करना, सही उत्तर प्राप्त करना, सूत्र याद करना, अवधारणात्मक तथ्य समझ। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अवधारणात्मक तथ्य। जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो गणित में सबसे महत्वपूर्ण है। कंसेप्टों को कैसे समझें? यदि एक बच्चे ने सीखा कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं, यह बताता है कि बच्चे ने ज्यामितीय आकारों तथा चित्रों के बीच अंतर संबंध को समझा है। अंतर समझों को समझा है। बेन-हिली के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जब ज्यामितीय आकारों में, चित्रों में संबंध को समझ लेता है। गणित में यदि शिक्षक को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाना है तो इसके अधिगम उद्देश्य क्या होंगे? ज्ञान बोध तथा अनुप्रयोग। क्या होंगे? ज्ञान बोध तथा अनुप्रयोग। बच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सके और उनका प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन भी कर सके, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जान सके। कौन से अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण को आत्मसातीकरण भी कहा जाता है? तो ये रेमेडियल टीचिंग है, ये है ट्यूटोरियल, पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज्ड स्टडी, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, व्याख्यान शिक्षण, लेक्चर टीचिंग। तो इसमें होगा पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज्ड स्टडी। एक दिए हुए चित्र में कुल आयतों की संख्या गिनिए। यह प्रश्न जांच करता है शिक्षार्थी की समझ का। एक समबाहु त्रिभुज के अंत केंद्र, परकेंद्र तथा लंब केंद्र होते हैं संपाती। संपाती का मतलब होता है कि ये सभी एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। एक ही बिंदु पर आकर जब कुछ चीज़ें मिलें तो उनको संपाती या कनकरेंट बोलते हैं। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, लेकिन परास नहीं होता। परास सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी माप में से सबसे छोटी माप को घटाने पर प्राप्त होता है। इसको रेंज बोलते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन छात्रों की प्रगति का आकलन करता है, शिक्षण विधि का मूल्यांकन करता है, पाठ्यक्रम में सुधार करता है। उपरोक्त तो सभी गणित शिक्षण के मूल्यांकन के महत्व हैं। गणित को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहेली, कहानी, खेल का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे उसमें रोचकता अनुभव करें। बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह, द्वार एवं कुंजी है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? प्रयोगात्मक मूल्य से।
प्राथमिक स्तर पर गणित के अध्यापक के साथ मुख्य समस्या क्या है? शिक्षण शास्त्री प्रशिक्षण का अभाव। कौन सी विधि देखो सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नए नियमों की स्थापना की जाती है, इसको बोलते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है अंक गणित। कौन सा है? कि अंक गणित हमारे आज आदिकाल से ही चला आ रहा है। तो अंक गणित, अंकों का प्रयोग आदिकाल से ही चला जा रहा है, इसलिए अंक गणित सबसे प्राचीन शाखा है। बीज गणित, रेखा गणित, ज्यामिति आदि से। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक महत्व है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए और रीजनिंग डेवलपमेंट के लिए। हॉगेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य से। गणित शिक्षण का महत्व है। सिंह सिद्धांत एवं तर्क में, विज्ञान में ए और बी दोनों सही हैं। अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक होता। गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन का मौका देना चाहिए। उपरोक्त तो सभी। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवधारणाओं की समझ विकसित करना। बच्चों में अवधारणाओं की समझ विकसित करना, कंसेप्ट की समझ विकसित करना। जैसे संवर्ग नियम क्या है? संवर्ग नियम क्या होता है? जैसे हम किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं। अपरिमेय संख्या हमारे पास √2 है और ये √3 है, तो हमें जोड़ने पर एक अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी, यानी इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल बराबर इर्रेशनल। ठीक है, एक जैसी संख्याओं को जोड़ने पर उसी तरह की संख्या ही प्राप्त होती हैं। इसको कहते हैं संवर्ग नियम या क्लोजर लॉ, यानी उसी के क्लोज चीज़ प्राप्त होती है। तो इस तरह की धारणाओं को अगर हम बच्चों को समझा दें और बच्चे समझ जाएं, तो ये गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा। शिक्षक गणित पढ़ाते समय बच्चों को अनुमान लगवाता है। यह किस कौशल से संबंधित है? अनुमान कौशल। गणितीय अवधारणाएं सबसे पहले किससे सिखानी चाहिए? ठोस वस्तुओं से, यानी कंक्रीट लेवल से सिखानी चाहिए। उसके बाद चित्र और फिर उसके बाद सिंबल। गणितीय प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवधारणाओं को व्यावहारिक अनुभव, बच्चों की गणित की अवधारणाओं का व्यावहारिक अनुभव कराना गणितीय प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है? सोचने की प्रक्रिया को समझने हेतु। गणित शिक्षण में समूह कार्य का क्या उद्देश्य है? सहयोग एवं चर्चा। बाल केंद्रित गणित शिक्षण का क्या अंतर है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऐसी पढ़ाई या ऐसी शिक्षा या ऐसी गणित की शिक्षा जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, तो बाल केंद्रित गणित शिक्षण कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? प्रतिक्रिया व सुधार करना। गणित में उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? कमजोर बच्चों का सुधारात्मक शिक्षण करना। गणितीय अवधारणा निर्माण का आधार है रटना नहीं, अनुकरण करना। प्राथमिक स्तर पर गणितीय सोच विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है समस्या समाधान गतिविधियों का आयोजन करना। शिक्षक जब बच्चों से तुमने ऐसा क्यों किया पूछता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? सोच प्रक्रिया को समझना। सोच प्रक्रिया को समझना। अगर हमने किसी बच्चे से पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो वो सोचेगा उसके बारे में और बताएगा कि कैसे ऐसे किया, उसका कारण बताएगा। तो सोच प्रक्रिया को समझना। गणित शिक्षण में गतिविधियों का उपयोग क्यों जरूरी है? अनुभवात्मक अधिगम करने के लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तर्क और समस्या का समाधान करना। गणित शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? बालक स्वयं अनुभव से ज्ञान निर्मित करता है। बालक स्वयं अनुभव से ज्ञान निर्मित करता है, ये रचनावादी दृष्टिकोण बताता है। ब्रूनर के अनुसार गणित शिक्षण के 3 चरण कौन से हैं? ठोस, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो ठोस कंक्रीट या सॉलिड कह सकते हैं इसको, कंक्रीट, चित्रात्मक पिक्टोरियल और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक CPS। ये ब्रूनर के अनुसार गणित शिक्षण के 3 चरण हैं। गणित शिक्षण में स्पाइरल विधि का क्या अर्थ है? कठिनाई स्तर बढ़ाते हुए पुनरावर्तन करना। गणित तर्क किस कौशल से जुड़ा हुआ है? विश्लेषणात्मक सोच से। एक बच्चा 8 को लिखते समय उल्टा लिख देता है, यह त्रुटि किससे संबंधित है? मोटर निर्देशन की त्रुटि से। कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त होगा? चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते। गणित लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशीलता गतिविधि का अवसर प्रदान करती है। ये सबसे उपयुक्त कथन है। गणित लैब या गणित की जो प्रयोगशाला है वो क्यों जरूरी है? क्रियाशील गतिविधियों का अवसर बच्चों को प्रदान करती है। कौन सा स्कूली गणित में इमारती सवालों के लिए सही है? इमारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते। इमारती सवाल केवल प्राथमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं।
इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जाता है। तो परिस्थिति वाला जो गणित है, परिस्थिति या कंडीशनल बेस्ड जो गणित है, वो होता है इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्नों को करने में बच्चों को कठिनाई होती है क्योंकि उसमें हमें सोचना पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन शामिल करता है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? सूत्रों को याद करना। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है सूत्रों को याद कराने की प्राथमिक कक्षाओं में। पैटर्नों को समझाने की ज़रूरत है, दृष्टिकरण इनको विजुलाइजेशन देना है, संबंध स्थापित करना और निरूपण करना, ये प्राथमिक कक्षाओं में बहुत ज़रूरी है। सूत्रों को याद कराना बच्चों को ज़रूरी नहीं है। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए कौन से कथन सबसे उपयुक्त हैं? तो संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों में उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ये सही है। और संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। एक ही चीज़ पर ज़्यादा बच्चों को बार बार नहीं बताना चाहिए, नई नई चीज़ों को नहीं बताना चाहिए, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमें संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना है। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष क्या है, अब समझेंगे। जब छात्र की नई जानकारी उससे के पहले से मौजूदा ज्ञान से टकराती है और उसका खंडन करती है तो इसे संज्ञानात्मक संघर्ष कहा जाता है। यानी बच्चा जानता है कुछ चीज़ पहले से, उसके बाद दिमाग में स्कीमा भरा हुआ है और हमने उसको बताया कोई दूसरी विधि, बच्चा उस विधि से करना जानता है, सवाल सही भी करता है, लेकिन हमने उसको दूसरी विधि बता दी तो बच्चे को जो ज्ञान है आपस में टकराएगा। इसको कहेंगे संज्ञानात्मक संघर्ष। गणित के पिता किसे मानते हैं? आर्किमिडीज को। गणित विज्ञानों की रानी है और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है, युक्त कथन किसका है? गॉस का। इंपोर्टेंट है ये। कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा को बनाने से संबंधित है? मूलभूत संक्रियाएं। मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? और एकेकी संगति ए और बी सही हैं। तो मूलभूत संक्रियाएं जोड़, घटाओ, भाग, गुणा। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए कौन सा सत्य नहीं है? यह बच्चों में अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है, तो ये सही नहीं है। इसमें शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? हेनरी कॉडविल कुक ने। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। किसने कहा गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है? रोजर बेकन। गणित का अध्ययन किस गुण का विकास करता है? तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता और आत्मविश्वास का ये विकास करता है। जिस बच्चे पे गणित ज़्यादा आता है उसका आत्मविश्वास हाई होता है और वो परीक्षाओं में भी अच्छा करने का प्रयास करता है। पामेला लीबेक की पुस्तक का नाम हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। वस्तुओं का अनुभव एक्सपीरियंस, भाषाई अनुभव लैंग्वेज, चित्रात्मक अनुभव पिक्चर, सांकेतिक अनुभव सिंबल्स। भौतिक वस्तु के द्वारा सीखे, अनुभव के द्वारा सीखे, भाषा के माध्यम से सिखाना, चित्र के माध्यम से सिखाना, चिन्ह या संकेत के माध्यम से सिखाना। ELPS, ELPS ये याद रखना, इस पर प्रश्न एक जरूर आएगा। पामेला लीबेक गणित पेडागोगी का ये प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, एक अनुभव प्रदान करना, स्थितियों का चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थितियों का मौखिक रूप से समझना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो ACDB होंगे इसके। पहले ए आएगा प्राथमिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, सी आएगा फिर स्थिति को मौखिक रूप से समझना, फिर डी आएगा चित्रों के माध्यम से समझना, फिर बी आएगा स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित में से निर्देशनों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। तो सबसे पहले आएगा 3 अनुभव प्रदान करना, फिर आएगा 4 भाषा के माध्यम से, फिर 1 चित्र बनाना, फिर प्रतीकों का प्रयोग करना। जॉर्ज पोल्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जॉर्ज पोल्या। जॉर्ज पोल्या ने गणित सीखने के लिए 4 चरण दिए हैं। एक समस्या को समझना, दूसरा एक योजना तैयार करना, तीसरा योजना को क्रियान्वित करना और चौथा है पुनः जांचना। जॉल्टन डीन्स ये गणित में खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। ये मानते हैं कि बच्चे कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख सकते हैं। सीखने के 4 प्रमुख सिद्धांत इन्होंने बताए: गतिक नियम, डायनामिक प्रिंसिपल, बोधात्मक परिवर्तनशीलता, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, गणित परिवर्तनशीलता, मैथमेटिक वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, रचनात्मक नियम, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल।
गणित गतिक सिद्धांत में बच्चा एक्टिव सक्रिय होकर आपस में अंतःक्रिया करके सीखता है। बोधात्मक परिवर्तनशीलता, यहाँ बच्चा टीएलएम के माध्यम से सीखता है। जियो बोर्ड, अबेकस, जियोजेब्रा आदि ग्राफ पेपर आदि से। गणित परिवर्तनशीलता, यहाँ बच्चा आसपास के पर्यावरण के द्वारा गणित को जोड़कर पढ़ाया जाता है जिससे इसे प्रासंगिक बनाया जा सके। 4 नंबर रचनात्मक नियम, यहाँ बच्चा अपनी रचनात्मकता के आधार पर और अपने अनुभव के द्वारा सीखता है। निम्न में से कौन सा डीन्स का नियम नहीं है? रचनात्मक नियम, गतिक नियम, गणित परिवर्तनशीलता का नियम और उत्क्रमिता का नियम। उत्क्रमिता का नियम जॉन जीन से संबंधित नहीं है। जीन प्याजे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जीन पिगेट, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से आगे तक। भौतिक राशियों के मापने के संरक्षण का जीन प्याजे का नियम क्रम, संख्या, लंबाई, वजन, आयतन। बच्चे इस तरह सीखते हैं, संख्या, लंबाई, वजन, आयतन। किसने कहा गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है? तो ये गैलीलियो ने कहा है। गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है, ये कहा है गैलीलियो ने। गणित की प्रकृति, मूर्त से अमूर्त के रूप, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, विशेष से सामान्यीकरण, पर्टिकुलर टू जनरल, क्रमबद्धता, हेरिक्रचल स्ट्रक्चर। डेविड व्हीलर बहुत अच्छा कथन है जो कई बार सीटेट में पूछा जा सका है। बहुत सारा गणित सीखने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। सीटेट 2014 में पूछा गया। गणितीय शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? तार्किक चिंतन का विकास करना, जीवन से जोड़ना, तकनीकी का प्रयोग करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार अमूर्त को समझना, मान्यता से तरक्की और जाना, गणितीय सोच का विकास करना, विचारों में स्पष्टता प्रदान करना, समस्या खोज एवं समाधान को बढ़ावा देना। एनसीएफ 2005 गणित पाठ्य चर्चा, महत्वाकांक्षी शिक्षण के लिए गणित उच्च उद्देश्य खोजना। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। हार्डी रामानुजन नंबर क्या है? 1729 हार्डी रामानुजन नंबर है जो दो संख्याओं का घन होता है, 10 का क्यू 9 का क्यू, यानी 1000 और 729। अब ये 1729 को अगली दो संख्याएं 1 का क्यू और 12 का क्यू, 1 + 1728, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये थे गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कल सीटेट परीक्षा 2026 7 फरवरी तथा 8 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।